चलिए my dear friends, can we start? So very good morning to all of you. Foundation lecture got extended by 10 to 15 minutes. That's why we are starting late here. Otherwise you will say skip किया करके. So that's why it's my duty to explain you why I got late. फाउंडेशन के कुछ नालायक बच्चे टेस्ट नहीं दिए थे. So I was just having chat with them. हाँ. So that's why I got late. Okay, don't worry about it. I'll cover it off the 15 minutes. Don't worry about it. चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास. तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? एसएम पढ़ रहे थे. वेरी गुड. और एसएम के अंदर क्या पढ़ रहे थे? आज जोर से बोलो. हम लोग पढ़ रहे थे माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. क्या हमने उसको पूरा फिनिश किया है? आई गेस लास्ट लेक्चर में हमने राइवलरी को समझा था और राइवलरी के को समझने के बाद पूरे 5 फोर्सेस मॉडल को लिखा था, इजंट इट? चलिए, तो फटाफट 5 फोर्सेस मॉडल को रिवाइज करते हैं. तो बताएंगे 5 फोर्सेस मॉडल. अच्छा, ये मॉडल बनाया किसने? माइकल पोर्टर ने बनाया. माइकल पोर्टर क्या कहता है? किसी भी इंडस्ट्री को 5 चीजें अफेक्ट करेगी. नंबर 1, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. नंबर 3, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री राइवलरी. इफ आई टॉक अबाउट दी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तो ये कब होता है? जब उसको फुल नॉलेज होता है या फिर वो ज्यादा पैसे खर्च करता है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. अगर मैं बात कर रहा हूं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, देन नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल, हाई स्विचिंग कॉस्ट एंड वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है. वेरी गुड. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, उससे क्या होता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, मार्केट शेयर कम होगा और यू कांट इंक्रीज द प्राइस. अच्छा, इस बात से ओवरकम करने के लिए कुछ चीजें हैं. हाउ टू ओवरकम दैट? कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में जाइएगा, वहां पे कोई आएगा ही नहीं. दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करिएगा, आपका प्राइस इतना कम होगा कि मार्केट में नए एंट्रेंस आने से पहले 100 बार सोचेंगे. नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. एंड लास्ट वन, स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है तो फिर वहां पे भी लोग नहीं आएंगे. उसके अलावा भी 2-3 बातें थी जो हमने डिस्कस की है, जिसको लिखवा के दिया हुआ नहीं है. बस याद रखना कि मैंने उसको पढ़ाया है. नेक्स्ट वन, threat of substitute product. Threat of substitute product, it is a source of competition for you. Number 2, it affects the price advantage. मतलब आपके प्राइस को अफेक्ट करेगा, अच्छा प्राइस मार्केट में अवेलेबल हो सकता है. और तीसरा, it affect you the profitability. एग्जाम्पल किसका था? एविएशन इंडस्ट्री एंड एयरलाइन इंडस्ट्री एंड द रेलवे एंड इंडस्ट्री राइवलरी. इसमें थोड़ा समझने लायक बात ही हो सकता है, इस पे सवाल बन जाए. इंडस्ट्री राइवलरी बताएंगे ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पे आप समझ सकते हो कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ राइवलरी इन द मार्केट. नंबर 1, देयर इज अ स्ट्रांग लीडर. अच्छा, स्ट्रांग लीडर होगा तो क्या होगा? वो आपको प्राइस बढ़ाने नहीं देगा. सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको प्राइस बढ़ाने नहीं देगा. नंबर 2, नंबर ऑफ कंपटीटर्स बहुत ज्यादा है. तो कंपटीटर बहुत ज्यादा है तो अरे वो तो कट थ्रोट कंपटीशन में आएंगे ना. नंबर 3, फिक्स कॉस्ट बड़ी ही ज्यादा. अच्छा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? अगर उनकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा कैपेसिटी यूज करेंगे, लिखवा के दिया है. ज्यादा कैपेसिटी यूज करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनका प्राइस कम होगा और उस प्राइस को आप बीट नहीं कर सकते. और उससे क्या होगा? इंडस्ट्री में राइवलरी बन जाएगी. एंड फोर्थ वन, एग्जिट बैरियर्स. कौन कौन से पैरामीटर पे एग्जिट बैरियर हो सकता है? नंबर 1, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, आपने ऑलरेडी इनकर करा है तो आप बाहर नहीं आएंगे. नंबर 2, अगर आपके एसेट का कोई बायर ही नहीं है, आपने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, खरीदी करी है जिसका आज मार्केट में कोई खरीदार नहीं है. जैसे मैंने प्रिंटिंग का एग्जांपल लिया था. आज मैंने प्रिंटिंग का एक बड़ा मशीनरी खरीद किया 2 करोड़ रुपयों का. हो सकता है 6 महीने के बाद एक नया मशीनरी मार्केट में आ जाए, तो मार्केट में मेरा मशीनरी तो कोई खरीदी करेगा नहीं. तो ना मेरे को उसी मशीन में उसी मशीन को लेकर के उसी बिजनेस में रहना होगा. एग्जिट बैरियर. उसके अलावा और 2 थे उसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए. अगर एग्जाम में याद आए तो लिख लेना, अदरवाइज इन 4 पॉइंट पे फोकस रख करके आप एग्जाम में जा सकते हो. सही बात है. तो ये हो गया, क्या बोला आपका? माइकल पोर्टर्स. जोर से बोलो, 5 फोर्सेस मॉडल. वापस एक बार बताएंगे मुझको, माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल क्या कहता है? इंडस्ट्री में रहना है तो 5 चीजों का ख्याल रखना, 5 चीजें अफेक्ट करेगी. नंबर 1, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. नंबर 2, बार्गेनिंग पावर ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री. एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आपको पूछते हैं तो इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. डायग्राम मतलब ये साइड वाले पॉइंट नहीं लिखना है, बस डायग्राम लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. पूरा एक्सप्लेन करो और नीचे डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करो. इससे क्या होगा? आपका आंसर थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा.
आई बात समझ में? तो जरूर याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसएम के अंदर डायग्राम का महत्व बहुत ज्यादा है, और डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बेटर है। हाँ जी, याद रखना, भूलना नहीं, डायग्राम को ड्रॉ कर दे। हाँ बेटा, इंस्टीट्यूट का हाँ दिया ना, इंस्टीट्यूट ने डायग्राम दिया, लेकिन हम अपना ये वाला बना दो। इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो याद रखने में, ये वाला आप लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, बता कैसे रहो वो अपनी मर्जी है। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट वन, डायग्राम बनाने के लिए सबसे आसान, जो आपने आई गेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, इसको बोलते पीएलसी। पीएलसी माने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हैव यू हर्ड अबाउट इट? ओके, क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई बताएगा? हम्म 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 स्टैग्नेंट रहेगा, स्टेबिलिटी होगी। और अच्छा, तो क्या आज मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं क्या वो इसी फेज से गुजरते हैं? इसलिए नाम क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करिए वो इसी फेज से गुजरेगा। इसीलिए तो हर एक कंपनी मार्केट में अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है, बिकॉज उनको पता है कि आज मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूं उसका एक स्पेसिफिक लाइफ है, उसका एक स्पेसिफिक लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा नहीं। जैसे अगर मान लो कोई स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ता है, पुराने पौराणिक स्क्रिप्चर्स अगर कोई पढ़ता है, तो आप मुझको बताना हमारी पृथ्वी को क्या नाम देते हैं? भूमि, वेरी गुड। जैसे होता है ना, तीन लोक है, तीन लोक है, एक है स्वर्ग लोक, दूसरा है पाताल लोक। स्वर्ग लोक देवी देवताएं होते हैं ऊपर, हाँ, तो हमारे पृथ्वी को क्या नाम दिया है? वेरी गुड, मृत्यु लोक का नाम दिया। क्या नाम दिया है? मतलब पृथ्वी क्या है? मृत्यु लोक है। मतलब इस लोक पे जितने भी लोग जन्म लेंगे या जो भी चीज आएगी उसका मृत्यु सुनिश्चित है, उसका मृत्यु सुनिश्चित है, मतलब जो इस धरती पे आएगा वो जाएगा। तो प्रोडक्ट किस बला का नाम है? उसी बला का नाम है, आएगा तो जाएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जब भी कोई प्रोडक्ट कोई भी कंपनी लॉन्च करेगी, इनिशियली उसका ग्रोथ रेट बड़ा ही ज्यादा होगा। मतलब मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट अच्छा दिखा लोगों को तो उसको लोग ज्यादा खरीदी करेंगे, तो उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। तो इनिशियली वो क्या होगा? बहुत हायर ग्रोथ रेट से मार्केट में आएगा, उसके खरीदार बड़े ज्यादा होंगे। जैसे ही लाइफ साइकिल में टाइम पीरियड में वो आगे आगे निकलेगा तो हौले हौले उसकी स्टेबिलिटी अचीव होगी, उसका ग्रोथ रेट जैसे पहले था वैसे नहीं होगा, वो स्टैग्नेंट में चला जाएगा। एंड बाय द पीरियड ऑफ टाइम जब उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे, या फिर अगर उसकी यूटिलिटी लोग नहीं जान रहे कि आज उसकी यूटिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट से हौले हौले निकलेगा, मतलब उसका डाउनफॉल शुरू होगा। यही बोलता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अगर हमको एक्सप्लेन करना एग्जाम में तो इसी चार्ट से करेंगे, इसको बुक से कनेक्ट कर लेंगे। यही सारी बातें बुक में लिखी हुई है, एकदम आसान भाषा में मैंने आपके सामने रखा हुआ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आज जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वो 4 लाइफ साइकिल से गुजरेगा। कितने? 4 लाइफ साइकिल है। पहला है इंट्रो, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, चौथा डिक्लाइन। जोर से बोलो, क्या? वापस एक बार, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रो ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रो ग्रोथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट लीडर के एडवांटेज बताओ। 5 प्रोसेस मॉडल जो हमने पढ़ा। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, अगर आप फोकस में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंट्रो में क्या लिखो? इंट्रो मतलब मीनिंग में नीश मार्केट। आर यू श्योर? अच्छा आप सुनो, डिफरेंशिएशन लिखो, यूनिक प्रोडक्ट और अच्छा वो कहां पे था? वो रे वो वाला रे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अपस्केल डिफरेंसेस देते बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। उसका एग्जांपल क्या था?
और बताओ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने चार कौन से फेजेस होते हैं? इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रो, ग्रोथ, इंडस्ट्री राइवलरी अगर है तो कौन कौन से कंडीशन में होती है बताओ? स्ट्रॉन्ग लीडर है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर ज्यादा है, नंबर 3 फिक्स कॉस्ट बड़ी हाई है, और एग्जिट बैरियर्स। वेरी गुड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 फेजेस बताओ। इंट्रो, ग्रोथ, इंट्रो, ग्रोथ, इंट्रो, ग्रोथ, अरे इंट्रो, ग्रोथ। चलिए अब इन 4 फेजेस को हम 4 कैटेगरी में आंसर करेंगे। अगर आपने इन 4 कैटेगरी में आंसर कर लिया तो आपका शॉर्ट नोट या पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस फ्रेम आप करिएगा, बस ये 4 कैटेगरी में 4 खानों में आपने उसका आंसर लिखना है। जैसे अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रो फेज, तो आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। हाँ, इसके आजू बाजू में बुक से जो बातें है उसको उठा करके लिखनी है, लेकिन ये 4 बातें तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट इंट्रो लेवल पे है तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा? थोड़ा स्लो। इंट्रो इनिशियल लेवल पे, यू कैन सी हियर। बुक से डायग्राम लेते हैं फिर समझेंगे, फिर बुक चलो हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं उसका डायग्राम, फिर बुक से आएंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है। देखिए इनिशियल लेवल पे जब प्रोडक्ट इंट्रो फेज में होता है, इंट्रो, तो उसका ग्रोथ रेट तो है, उसका ग्रोथ तो है ना, यस। लेकिन ग्रोथ रेट कैसा है? ज्यादा है कि स्लो है? स्लो है। स्लो, यू कैन सी दैट इज स्लो ग्रोथ है, उसका ग्रोथ स्लो है। जैसे ही प्रोडक्ट आगे चला जाएगा, कहां पे? ग्रोथ फेज में चला जाएगा, तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा? हाई। तो यू कैन सी ग्रोथ में उसका ग्रोथ रेट हाई है। चलो इंट्रो को पहले पूरा फोकस क्लियर कर लेते हैं, फिर ग्रोथ में आएंगे। तो इंट्रो लेवल पे ग्रोथ रेट क्या होगा बोलो? स्लो। प्राइसेस हाई होंगे। क्यों प्राइसेस हाई क्यों होंगे? बिकॉज इनिशियली मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो द मैन्युफैक्चरर विल ट्राई टू रिकवर द अमाउंट दैट ही हैज स्पेंट, बिकॉज इनिशियली R&D वगैरह खर्चा आएगा। अब तक मैंने अपना प्रॉफिट कमाना भी शुरू नहीं करा है, तो इनिशियली ही विल ट्राई टू रिकवर हिज कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई ही विल कीप द प्राइसेस एट हाई लेवल। he may try to reduce the price, he may try to keep the prices at low, अगर उसके बाद बहुत पैसा है तो। अदरवाइज कोई भी जेन्युइन बंदा अगर यूजुअली कोई भी बात करेगा तो इनिशियली अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखेगा। नेक्स्ट, अगर प्राइस हाई रखेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी, पर यूनिट उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मान लो 1 लाख रुपए, बेच रहा है 1.5 लाख में, तो इनिशियली प्रॉफिटेबिलिटी 50,000 का होगा। तो इंट्रो लेवल पे ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होगी भाई, बिकॉज अब तक मार्केट में प्रोडक्ट एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है, मैंने मार्केटिंग करना अभी शुरू करा है। जब मार्केटिंग आगे बढ़ेगा तभी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी, तो इसीलिए ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होगा। प्रोडक्ट भी नया है, मार्केटिंग अभी करना शुरू करा है, और अभी कंज्यूमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में मेरे उस प्रोडक्ट के लिए ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होगा लेकिन स्लो होगा। प्राइसेस हाई है इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। पर यूनिट में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट की पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड मेरा मार्केट शेयर भी अभी क्या है? लो है, बिकॉज ग्रोथ रेट कम है, मार्केट में प्रोडक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो मेरा मार्केट शेयर भी लो होगा इनिशियली लेवल पे। जैसे मार्केट में आज कोई भी गाड़ी लॉन्च हुई है, मान लो कोई भी गाड़ी लॉन्च हुई, जैसे टाटा ने मान लो अपनी नेक्सॉन की ईवी लॉन्च करी, तो जब इनिशियली मार्केट में प्रोडक्ट आएगा तो उसका ग्रोथ रेट कम ही होगा ना, कि सब लोग जाकर के ईवी खरीदी करेंगे। लोग सोचेंगे कि लेट द प्रोडक्ट गेट एस्टैब्लिश इन द मार्केट, लेट आई शुड गेट द रिव्यूज फ्रॉम द मार्केट यूजर्स, अगर अच्छा लगा तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीदी करूंगा। तो टाटा मोटर्स ने अगर आज ईवी अगर आज मार्केट में लॉन्च करा है,
तो वो इंट्रो लेवल पे होगा, अभी भी इंट्रो लेवल पे ही चल रहा है वो, उसका ग्रोथ रेट है, बिक रही है, लेकिन थोड़े स्लो पेस पे, उसका प्राइस भी ज्यादा है, यस थोड़ा भी प्राइस ज्यादा भी, मतलब लगभग 20 लाख रुपए के आसपास उसका ईवी आ जाएगा, तो प्राइस भी ज्यादा है। अभी प्राइस ज्यादा है तो उनका पर यूनिट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बताएंगे उनका मार्केट शेयर ज्यादा है कि कम है? कम है, लो मार्केट शेयर। 4 पैरामीटर पे आप इंट्रो लेवल को डिस्कस कर सकते हो एग्जामिनेशन में। हाँ जी, तो बताएंगे मुझको, आज कोई भी प्रोडक्ट अगर इंट्रो लेवल पे है तो उसका ग्रोथ रेट क्या होगा? स्लो होगा। उसके प्राइसेस क्या होंगे? प्राइसेस हाई तो प्रॉफिट हाई, और मार्केट में शेयर लो। व्हाई? बिकॉज अभी प्रोडक्ट इंट्रो में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। एग्जांपल किसका याद रखोगे? नेक्सॉन ईवी, टाटा की ईवी। हाँ जी, अब जैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, मैं मार्केटिंग ज्यादा करूंगा, लोगों ने भी उसको परचेस करना शुरू करा है, कंज्यूमर्स का भी रिव्यू मार्केट में फैल रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट कहां चला जाएगा? ग्रोथ में चला जाएगा। अब नाम ही ग्रोथ है तो बताएंगे उसका ग्रोथ रेट क्या होगा? हाई होगा। प्राइसेस अभी मैं होले लो करूंगा, बिकॉज अभी मैं अपना फिक्स कॉस्ट वगैरह रिकवर कर चुका हूं, मार्केटिंग में भी खर्चा कम लग रहा है, बिकॉज एवे भी मार्केट नहीं करूंगा तो मार्केट में प्रोडक्ट बिकने ही वाला है। तो अगर मेरी कॉस्ट कम हो रही है तो मैं प्राइस भी कम ही रखूंगा ना, बिकॉज इनिशियली मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था मेरी फिक्स कॉस्ट भी बहुत पहले ज्यादा थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर चुका हूं और मार्केटिंग में खर्चा भी कम हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू कीप द प्राइसेस एट द लोअर लेवल। प्राइसेस लोअर लेवल पे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी ना, बिकॉज अभी मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, तो मेरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी, आज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। भाई और बहनों, पॉइंट क्लियर? ओके, मैं कहां पे अभी? ग्रोथ में हूं। तो आज नेक्सॉन का ईवी जो है मार्केट में आ चुका है, लोग ज्यादा खरीदी कर रहे हैं एवरीडे। पहले 1 यूनिट बेच रहा था, आज हम लोग 10-10 यूनिट बेच रहे दिन का, तो मैं ग्रोथ रेट में चला गया हूं। तो ग्रोथ रेट में चला गया तो मेरा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, मेरे प्राइसेस थोड़े से लोअर साइड पे आ जाएंगे अभी, और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा है। पहले 1 यूनिट बेचता था, अब 10 यूनिट बेच रहा हूं। और बताएंगे मार्केट शेयर अभी होले बढ़ेगा ना, बिकॉज ग्रोथ रेट में हूं, 10 यूनिट बेच रहा, आप पहले 1 यूनिट बेच रहा था, 10 यूनिट बेच रहा हूं, तो मेरे मार्केट शेयर भी ज्यादा होंगे। तो बताएंगे मैं अगर ग्रोथ फेज में हूं तो ग्रोथ फेज में ग्रोथ रेट क्या होगा? प्राइसेस क्या होंगे? प्रॉफिट क्या होगा? लो। अरे प्राइसेस लो तो प्रॉफिट भी लो, प्राइसेस लो तो प्रॉफिट भी लो आएगा ना, ज्यादा होगा। ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा है, पर यूनिट कम है लेकिन ओवरऑल ज्यादा है, याद रखना। ओके, एकदम फ्लो में जाकर के लोअर मत लिखना कि प्राइसेस लो तो प्रॉफिट भी लो, नहीं, प्राइसेस लो है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। एंड लास्ट वन, मेरा मार्केट शेयर भी ज्यादा होगा भाई, बिकॉज अभी मैं ग्रोथ फेज में हूं। अब जैसे ग्रोथ में क्या होगा? मेरा ग्रोथ रेट ज्यादा है एकदम, मतलब पहले 1 यूनिट आप 10 यूनिट बेच रहा हूं मैं, कभी कभी 15, 12, 13 यूनिट बेच रहा हूं दिन के, लेकिन कंज्यूमर का भी कंजम्पशन लिमिटेड होता है ना। मेरे मैक्सिमम यूनिट कितने बिक सकते हैं? उतने बिक चुके हैं। 1 यूनिट से 10 यूनिट बेच रहा था मैं, 12 बेच रहा, 13, 15, 20 तक चला गया मैं, लेकिन हौले हौले क्या होगा? जिन लोगों ने खरीदी करना था उन लोगों ने खरीदी कर दिया है, अब इसके अलावा और कोई खरीदी नहीं करेगा, बिकॉज लोगों ने उस प्रोडक्ट को आज कंज्यूम कर लिया है। आज जिसने एक ईवी खरीदी करा है वो दूसरी ईवी खरीदी करेगा नहीं, उसका जो यूटिलिटी है या उसका जो डिमांड है वो खत्म हो चुका है। तो आज जहां पे मैं 15, 20, 10 यूनिट बेच रहा था, आज मैं 5 यूनिट बेचूंगा, बस मार्केट में डिमांड ही उतनी है। बताएंगे ग्रोथ रेट है? ग्रोथ है कि नहीं है, लेकिन उतनी है जितनी ग्रोथ फेज में हुआ करती थी। तो यहां पे मेरा ग्रोथ थोड़ा क्या होगा? स्लो होगा। हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है ना, यहां पे देखो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन स्लो फेज पे हो रहा है। तो मैच्योरिटी लेवल पे मेरे प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या होगा? स्लो होगा। यू टेल मी प्राइसेस क्या होंगे? स्टेबल। अब बढ़ाऊंगा नहीं, चढ़ाऊंगा नहीं, स्टेबल रखूंगा प्राइसेस, बिकॉज यहां पे अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? कोई आएगा नहीं वैसे भी, और कम रखूंगा तो मेरी प्रॉफिट की बैंड बच जाएगी। तो प्रॉफिट क्या होगा? अभी यहां पे अगेन लोअर डाउन पे होगा प्रॉफिट, लोअर डाउन, बिकॉज मेरे को अभी और प्राइस कम करना पॉसिबल ही नहीं है, और प्राइस कम करूंगा तो मैं तो मार्केट में मैं तो डूब ही जाऊंगा। तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी लोअर साइड पे रहेगा, और मार्केट में शेयर भी स्टेबल है, लोअर नहीं स्टेबल है। क्यों स्टेबल है?
बिकॉज मेरा मार्केट शेयर बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं है, बढ़ भी रहा है लेकिन थोड़े छोटे छोटे ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है, तो मेरा मार्केट शेयर स्टेबल है, जितने बेचने थे उतने बेच रहा हूं, कोई चिंता नहीं मेरे को, बढ़ नहीं रहा है लेकिन उतना तो बेच रहा हूं मैं। एंड लास्ट वन, आज अगर उस ईवी के कंपटीशन में किसी कंपनी ने और कोई ईवी लॉन्च कर दी तो लोग क्या उसको प्रेफर कर सकते हैं? यस। तो आज वो प्रोडक्ट कहां चला जाएगा? डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। तो डिक्लाइन फेज में आपका ग्रोथ रेट क्या होगा? एक तो ग्रोथ रेट होगा ही नहीं, शार्प डिक्लाइन, एकदम शार्प डिक्लाइन होगा, तो ग्रोथ रेट तो होगा ही नहीं। अच्छा, ग्रोथ रेट नहीं होगा तो मेरे प्राइसेस क्या होंगे? स्टेबल रखूंगा। अब एक लो क्यों रखूंगा? मैं स्टेबल रखूंगा। कुछ कुछ लोग चाहे तो लो रख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्योरी के हिसाब से आप अपने प्राइस को स्टेबल रखिएगा, बिकॉज आप प्राइस कम करने के बाद भी लोग खरीदी करने वाले नहीं है। प्राइस तुम जितना कम कर लो, लोग खरीदी करने वाले हैं नहीं, बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, उससे बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है, लोगों को यूटिलिटी चाहिए। तुम प्राइस कम करके फालतू प्रोडक्ट बेच रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है उसको? तो तुम्हारा प्राइस स्टेबल होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा और मार्केट शेयर भी डिक्लाइन होगा ना, हो ही रहा है डिक्लाइन। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? इस चार्ट को भी आपने एक्सप्लेन कर लिया तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका क्लियर है। इसको याद करके एग्जाम में जाना। एग्जाम में अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आया तो ये चार्ट आपके सामने होना चाहिए। इस चार्ट को देख करके आप एक्सप्लेनेशन होले होले सेंटेंस फ्रेम करके लिखेंगे। तो बताएंगे मुझको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने फेज होते हैं? 4। नंबर 1 इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, जोर से बोलो। और वो कितने पैरामीटर्स पे आपको एक्सप्लेन करना है? अगेन 4। नंबर 1 ग्रोथ रेट कितना है, प्राइसेस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और मार्केट शेयर। शांति से जवाब देंगे, सब लोग शांति से जवाब देंगे। अगर मैं इंट्रो लेवल पे हूं तो इंट्रो लेवल पे मेरा ग्रोथ रेट क्या होगा? स्लो होगा। मेरे प्राइसेस क्या होंगे? मेरा प्रॉफिट क्या होगा? और मेरा मार्केट शेयर क्या होगा? मान लो मैं नेक्स्ट फेज में चला गया, कौन सा? ग्रोथ। तो ग्रोथ फेज में मेरा ग्रोथ रेट क्या है, प्राइसेस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और मार्केट शेयर। अगर मान लो मैं मैच्योरिटी में चला गया तो मेरा ग्रोथ रेट क्या होगा? स्टेबल होगा। ग्रोथ रेट स्लो, सॉरी नॉट स्टेबल, ग्रोथ रेट स्लो। और मेरा प्राइस क्या होगा? स्टेबल। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल की लो? स्टेबल की लो होगा। एंड मेरा मार्केट शेयर स्टेबल होगा। और डिक्लाइन फेज में क्या होगा? ग्रोथ रेट नो, इट इज शार्पली डिक्लाइन। प्राइसेस स्टेबल, प्रॉफिटेबिलिटी लोअर और मार्केट शेयर भी लो। वापस एक बार, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? शांति से आंसर करो। मैं इंट्रो में हूं तो मेरा ग्रोथ रेट स्लो, मेरे प्राइसेस, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर लो। क्लियर? वही मेरा प्रोडक्ट किसमें चला गया? ग्रोथ में। तो ग्रोथ रेट क्या होगा? फिर मेरे प्राइसेस लो, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट मैच्योरिटी में चला गया तो मेरा ग्रोथ रेट स्लो, ग्रोथ रेट लेकिन स्लो है। प्राइसेस स्टेबल, प्रॉफिटेबिलिटी लोअर होगा एंड मेरे मार्केट शेयर स्टेबल हो गए। यहां तक क्लियर है? और मान लो मेरा प्रोडक्ट कहां पे चला गया? डिक्लाइन में चला गया तो ग्रोथ रेट तो नो, ना के बाद ना है ही नहीं, ग्रोथ रेट शार्पली डिक्लाइन। एंड मेरा प्राइसेस स्टेबल, कम करूंगा तो फर्क नहीं, ज्यादा करूंगा तो भी फर्क नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी लोअर होगा, मार्केट शेयर भी डिक्लाइनिंग या फिर लोअर होगा। यहां तक क्लियर? चलिए बुक से इसको पढ़े, बुक से पढ़े क्या? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? पेज नंबर 2.22। यस, देखिए क्या लिखा है? एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस। अंडरलाइन द पॉइंट, यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजी चॉइस। Usually, essentially, PLC is a
अगर शॉर्ट नोट में सवाल आए तो ये लिखना है, इज द एस शेप्ड कर्व विच एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स with respect of the time for the product that passes through the 4 successive stages, that is intro, growth, maturity and decline. That is intro, growth, maturity and decline. MCQ में इसमें से कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डैश डैश कर्व शेप्ड. क्या लिखेंगे? एस शेप्ड कर्व. एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन डैश डैश विथ डैश डैश, तो क्या लिखोगे? सेल्स एंड टाइम. क्लियर? और ये 4 सक्सेसिव स्टेजेस में आपको पीएलसी पढ़ाया जाएगा. पहला इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी इज द इंट्रो. फर्स्ट स्टेज इज द इंट्रो, जहां पे सेल्स क्या होंगे? ग्रोथ कम होंगे, कंपटीशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल. कोई नया प्रोडक्ट है, कंपटीशन तो ना के बराबर होगा. प्राइसेस क्या होंगे? मार्केट्स भी क्या होंगे? लिमिटेड. ग्रोथ क्या होगा? लोअर साइड पे होगा. वही सारी बातें हैं ना जो हमने लिखी है. नेक्स्ट सेकेंड फेज में क्या होगा? ग्रोथ स्टेज पे क्या होगा? रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब ग्रोथ रेट ज्यादा, मार्केट एक्सपांस रैपिडली, प्राइसेस फॉल करेंगे, कंपटीशन इंक्रीज होगा और मार्केट भी एक्सपैंड होगा, बिकॉज कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आ जाएगा. नॉलेज आया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकना शुरू होगा. थर्ड फेज में क्या होगा भाई और बहनों? थर्ड फेज में मैच्योरिटी आएगा. मैच्योरिटी में क्या होगा? ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा, ग्रोथ होगा लेकिन स्लो, कंपटीशन यहां पे ज्यादा बढ़ेगा, अभी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे. अरे होंगे नहीं होंगे? एंड फोर्थ स्टेज में क्या होगा आपका? डिक्लाइन शार्प डाउनवर्ड्स. सेल्स प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे. क्यों? क्योंकि नए प्रोडक्ट ने आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो चुका है. भाई और बहनों क्लियर? पीएलसी क्लियर है? बुक के अंदर जो बातें हमने हाईलाइट करी है वही सारी बातें हमने अपने चार्ट में लिखी हुई है, तो आपने अपने चार्ट पे भी फोकस रखा तो आपका काम बन जाएगा, कोई चिंता नहीं. जेप लगा, अरे जेप लगा, और इंस्टीट्यूट का ये रहा आपका उसका डायग्राम, ठीक है. यही डायग्राम आप एग्जाम में छापोगे, यही डायग्राम एग्जाम में छापोगे. और यहाँ पे यस एक नीचे पैराग्राफ दिया है, उसको एक बार पढ़ते हैं, बिकॉज हो सकता है कि कोई केस स्टडी सवाल बन जाए, तो इस पैराग्राफ का इस्तेमाल आप कर सकते हो. देखिए लिखा है, द मेन एडवांटेज ऑफ पीएलसी अप्रोच इज दैट इट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट. अंडरलाइन द पॉइंट, पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट. कैसे पोर्टफोलियो? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच ईच ऑफ देम एग्जिस्ट, मतलब आपके पास, आपके कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो आपको हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैलकुलेट करके ये चेक करना होगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट पीएलसी में कौन से कैटेगरी में है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक अ डिसीजन. जैसे एकदम फाइनल, एकदम आसान बताना है, तो अगर आपका प्रोडक्ट पीएलसी में डिक्लाइन फेज में है, तो विल यू इन्वेस्ट इनटू दैट प्रोडक्ट? तो आपको तो क्या करना होगा? उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकालना होगा, बंद करना होगा. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नाम, जैसे मान लो मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट हुआ करता था, मारुति 800. किसी को पता है मारुति 800? आई गेस मेजॉरिटी लोगों की पहली कार यही होगी, मारुति 800. वन ऑफ माई फेवरेट कार. ओके, हमारे पास ये गाड़ी हुआ करती थी, एकदम इतनी भारी गाड़ी हुआ करती, मतलब इस गाड़ी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो आजकल की किसी भी गाड़ी में नहीं. हाँ, फीचर लोडेड गाड़ियां हो सकती बहुत ज्यादा, इसमें फीचर्स कम थे, आज आपको फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस अनमैच्ड है इन दिस सेगमेंट. हाँ, अब अगर आप इसको बीएमडब्ल्यू से कंपेयर करो तो क्या ही होगा? तो बीएमडब्ल्यू को एयरप्लेन से कंपेयर करो, कंपैरिजन तो एप्पल होना चाहिए ना. ये एप्पल कैसा है, ये एप्पल कैसा है, संतरे को एप्पल से कंपेयर करोगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. तो इस सेगमेंट में इस कार का कंपैरिजन कोई नहीं था उस जमाने में. ये गाड़ी खरीदी करना मतलब बहुत अमीर लोग हुआ करते,
वैसे ये गाड़ी लॉन्च क्यों हुई थी? मिडिल क्लास लोगों को एड्रेस करने के लिए। बिकॉज इसके पहले जो गाड़ी आती थी फिएट की आती थी पद्मिनी प्रीमियर, जो टैक्सी करके यूज करते थे बीच में। अभी तो वो गाड़ी टैक्सी यूज नहीं होती है, लाल वो काली पीली टैक्सी हुआ करती थी। फिएट की गाड़ी फिएट पद्मिनी प्रीमियर करके आती थी वो। उसके पहले सारे इंपोर्टेड गाड़ियां हुआ करती थी, फिल्म स्टार से वगैरह, जो लंबी लंबी गाड़ियां आती थी फिल्म स्टार। ओनली दोज पीपल कैन अफोर्ड दैट। अब वो कॉस्ट हमको अफोर्डेबल नहीं थी कि कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी नहीं करता था। तो उसको एड्रेस करने के लिए मारुति ने सुजुकी के साथ अलायंस करा। मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा स्टेक है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड ने नीड को समझ करके सुजुकी जापान के साथ अलायंस करा और इस गाड़ी को लॉन्च करा। इसलिए कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। और उन्होंने ये पहली गाड़ी लॉन्च करी 800। अब इसके बहुत ज्यादा फेजेस थे। मारुति ने अगर जनरेशन वाइज देखोगे आप तो यू विल सरप्राइज टू नो, ये पहली गाड़ी थी मारुति 800 की। ये ब्लू कलर वाली सेम कार सचिन तेंदुलकर के पास थी, सेम कार ब्लू कलर में जो गाड़ी आती थी। अगर उसको आप रोड पे देखोगे आज तो आपको ये माचिस के डिब्बे की तरह दिखेगा। माचिस का डिब्बा होता है ना, वो सेम उतनी ही गाड़ी, छोटी 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 की छोटी, तेज की तेज, उसको कह सकते हो। फिर उसके जनरेशन आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन आया ये वाला 1984, 1993, 2000, 2008, फिर वो बदल गया। तो ये जनरेशन है। मैं क्या कह रहा था, ये गाड़ी जब पहले लॉन्च हुई थी उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा, इंट्रो लेवल पे थोड़ा सा कम, फिर बाद में एकदम ग्रो होएगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको खरीदी करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। जैसे ही मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाएंगे, अब इसको देख करके बाकी और कंपनी ने भी लॉन्च कर दिए। फिएट ने भी अपनी यूनो करके गाड़ी लॉन्च कर दी, फिएट यूनो, उसके कंपैरिजन में। सिमिलर दिखती है। फिएट ने 800 के कंपटीशन में अपनी यूनो लॉन्च कर दी थी। तो मार्केट में अभी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो रहा है, तो होले होले क्या होगा, उसका डिमांड कम होगा। इसमें ज्यादा फीचर्स भी दे दिए जो मारुति 800 में नहीं थे, तो लोग तो उससे अलावा इसको प्रेफर करेंगे। तो मारुति 800 अभी बीच में 4-5 साल पहले क्या होगी, मार्केट से उसका प्रोडक्शन अबेंडन कर दिया। क्यों अबेंडन कर दिया? बिकॉज उनको पता है कि ये प्रोडक्ट अभी कुछ भी करो बिकने वाला नहीं है। हाँ, इसका अपडेटेड वर्जन ऑल्टो लाया था उन्होंने। ओके, ऑल्टो को फिर उन्होंने और नया करके ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 वगैरह लॉन्च किया हुआ था। इसका अपग्रेडेड वर्जन, मतलब इसमें पावर शेयरिंग नहीं था, पहले तो एसी भी नहीं हुआ करता था, पावर ब्रेक नहीं हुआ करते थे, एयरबैग्स तो ऑल्टो में नहीं आते वैसे। तो ऑल्टो 800 मारुति 800 की जगह पे उन्होंने लॉन्च करा और मारुति 800 को क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। तो वो मारुति 800 जब डिक्लाइन फेज में चला गया तो मार्केट से निकाल दिया। क्यों निकाला? बिकॉज मारुति सुजुकी ने अपने जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका पीएल से निकाला और 800 को उन्होंने कौन से कैटेगरी में डाला, डिक्लाइन में डाला। तो व्हाट दे थॉट, कोई नया इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं है, मार्केट में बिकने ही नहीं वाला प्रोडक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट वो पैसा हम लोग किसी नए प्रोडक्ट में डालते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, पोर्टफोलियो एनालिसिस। आई बात समझ में? पोर्टफोलियो, जैसे आप अपने स्टॉक का भी पोर्टफोलियो करते हो। अगर मान लो कोई स्टॉक आपका बड़ा अच्छा काम कर रहा है उसको रखते हो। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं ये तो एकदम भंगार स्टॉक है, ये तो आपको लॉस में ही लेके जाएगा, डुबाएगा, तो उसको बेच करके वो पैसा आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हो। समझे कि नहीं समझे? तो इट इज अगेन अ डायग्नोसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम में अगर सवाल आया तो ये लिख दो, डायग्नोसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट in order to establish the stage at which each of them exist। each of them मतलब प्रोडक्ट, each product exists। कहां पे कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है ये समझाने के लिए पीएलसी कैलकुलेट करना होगा। पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेस दोज आर डिक्लाइनिंग एट द स्टेज। जो मैंने आपको कहा कि मारुति सुजुकी ने जो डिक्लाइनिंग फेज में, कौन सा, मारुति, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, एकदम से निकालना नहीं है। आप सोचो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में डिक्लाइन क्यों कर रहा है, वेदर इट नीड्स अपग्रेडेशन,
वेदर इट नीड्स एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिससे उसको वापस हम लोग रीगेन कर सकते हैं, मैच्योरिटी में लेके आ सकते हैं, ग्रोथ में लेके आ सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो करिए, अदरवाइज उसको मार्केट से निकालिए। तो पर्टिकुलर अटेंशन नीड टू बी गिवन टू डिक्लाइनिंग। देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके एग्जाम में आ सकता है। आपको पूछेंगे कि कौन से फेज में है बताओ प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट बताएंगे ये हुआ है वो हुआ है, सर्कमस्टेंस बताएंगे कि उसका मार्केट शेयर कम हो जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जा रही है, तो बताओ ये प्रोडक्ट पीएलसी में कौन से स्टेज में है। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू चेक कि इसमें से वो कहां पे है, तो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर कि सर ये डिक्लाइनिंग में है। समझे? तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको सवाल पूछेंगे व्हाट स्ट्रैटेजी द स्ट्रैटेजी शुड ऑप्ट, तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर अटेंशन टू बी पेड। जीप लगा, पहले लिखो कि पर्टिकुलर अटेंशन टू बी पेड डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कैन बी मेड। मतलब क्या करिए, आप उसको एक्सपैंड करिए, पैसा खर्च करिए, क्या करिए, मे बी फीजिबल ऑल्टरनेटिव फॉर बिजनेस इन द इंट्रोडक्टरी एंड ग्रोथ स्टेज। मैच्योरिटी बिजनेस मे बी यूज एज अ सोर्स फॉर कैश फॉर इज इन्वेस्टमेंट इन द अदर बिजनेसेस विच नीड रिसोर्सेस। मतलब अगर मान लो आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे, ग्रोथ लेवल पे, तो आप उसको क्या करिए, एक्सपांड करिए। देखिए हर एक फेज के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताई है, शांति से समझिएगा। अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में तो क्या करेंगे, यू हैव टू पे पर्टिकुलर अटेंशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो ये आंसर लिखना है। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रो और ग्रोथ में तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, अगर आपका प्रोडक्ट कौन से फेज में है, तो इट इज अ सोर्स फॉर कैश फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब उससे पैसे कमाएंगे किसी और जगह पे लगाएंगे। मतलब अगर वो आपको बहुत पैसा कमा के दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तो इट इज अ सोर्स फॉर कैश एंड नाउ इट कैन बी यूज फॉर एनी अदर बिजनेस, जहां पे और पैसा कमा सकते हो। पैसा बनाने वाला फेज है ये। अ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी लाइक selective harvesting, retrenchment etc. may be adopted for declining phase। declining के लिए और एक चीज है कि आप हार्वेस्टिंग मतलब पॉसिबल है उसको पोजीशन को वापस रीगेन करना, तो हार्वेस्ट करिए। हार्वेस्ट मतलब क्या, यू शुड इन्वेस्ट। हार्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्ट, सिंचाई करना जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सिंचाई करिए पैसों से, रिसोर्सेज से, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहा था, आज ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है। मारुति 800 के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट, उसका फेस डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या हम उसको अपग्रेड करके, थोड़ा सा R&D करके, थोड़े से फीचर्स ऐड करके वापस उसका मार्केट शेयर रीगेन कर सकते हैं क्या, एटलीस्ट उसको मैच्योरिटी पे लेके आ सकते हैं क्या। बिकॉज मैच्योरिटी हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कमाते हैं हम उतना, अर्लियर ग्रोथ से कम है, लेकिन कमा तो अभी रहे ना, मार्केट शेयर तो अभी भी उतना ही है ना मेरा, स्टेबल है ना, तो आई कैन अर्न ऑन दैट। तो कॉम्बिनेशन आप स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, हार्वेस्ट करो, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या करो, रिट्रेंच करो। कुछ समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, अब बताओ मुझको। यहां पे इसको अपडेट करते, इसको अपडेट करते। पिछले बैच में मैंने इसको बच्चों को खुद लिखने के लिए बोला था, लेकिन मैं अभी लिख के दूंगा आपको, नहीं तो क्या बोलेंगे बच्चे, हाँ यस, तो वो नहीं होना चाहिए ना वापस। बताओ इंट्रो लेवल पे आपका प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, आप उसको एक्सपैंड करने की सोचिए, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी विल अपना। अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में है तो आप कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, आप एक्सपैंड करने की सोचेंगे, एक्सपेंशन। मैच्योरिटी लेवल पे आप तो क्या करोगे, इट इज द सोर्स फॉर कैश, इसके लिए कुछ करना नहीं है अभी, आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां पे, किसी और जगह पे, इन्वेस्ट इनटू अदर सेक्टर्स और अदर प्रोडक्ट्स आई कैन से। और अगर डिक्लाइनिंग में तो यू कैन ऑप्ट फॉर दी, नहीं यू कैन ऑप्ट फॉर दी कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन, एक तो आप क्या करिए, हार्वेस्ट करिए, या फिर व्हाट इज रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट यानी कि छोड़ दो उसको, रिट्रेंचमेंट छोड़ दो, निकाल दो, प्रोडक्ट को ही निकाल दो। मारुति 800 याद रखना, बात समझे नहीं समझे। प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपके सामने रखा जाएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर लिखे कैसे, तो लिखना है ऐसे। जिप लगा, पीएलसी क्लियर है, और पीएलसी में आप कौन सा डायग्राम ड्रॉ करोगे भाई और बहनों, ये वाला।
जेपला पीएलसी क्लियर है? बताओ पीएलसी में कितने फेज होते हैं? 4। नंबर 1 इंट्रो, ग्रोथ, और कौन से पैरामीटर पे उसको डिस्कस होगा? ग्रोथ, प्राइसेस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। और इंट्रो लेवल पे होगा तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ग्रोथ पे तो क्या करना है, मैच्योरिटी में तो क्या करना है, और डिक्लाइन में तो क्या करना है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो पीएलसी आपका क्लियर। एग्जाम में सवाल कैसे बन सकते हैं? एग्जाम में सवाल एक तो शॉर्ट नोट करके आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या कोई 2 फेजेस पूछ करके एक्सप्लेन दिस 2 फेजेस इन द हेडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएलसी, ये आ सकता है। या फिर एक प्रैक्टिकल केस बना करके आपको पीएलसी के अंदर उनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड ऑप्ट, वो पूछा जा सकता है। ओके, दैट इज अ भारी वाला सवाल जो अभी लास्ट वाला था, जिसमें आपको ये सामने वाला आंसर लिखना है। अदरवाइज तो पीएलसी शॉर्ट नोट लिखने में कोई चिंता है नहीं, एस स्टेप कब है वगैरह वगैरह, ये तो आप वैसे लिख दोगे। हाँ जी, क्लियर है? चलिए एक काम करना, पहले इसको लिखो, फिर नीचे शॉर्ट नोट करके क्या लिखना है वो लिखवा के दूंगा, ठीक है? पहले इसको लिखना है, फिर नीचे ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला, ये लिखने के बाद बताना ये हो चुका है, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर शॉर्ट नोट लिखेंगे। भाई और बहनों, अरे क्लियर है? हाँ बोलो, अरे नालायक हो, हाँ बोलो। ऑनलाइन किसका? कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट? अच्छा दो दो है, अपने मैनेजमेंट में भी है डिजास्टर मैनेजमेंट, बोलते तो ऑलरेडी पढ़ा लेता। हाँ, कर लो करो। तो बाहर जाना है, कितने समय में आओगे? आज मदद लगी तो बता देना। मेरा मोबाइल चाहिए गूगल में सर्च करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जीत के आना।
इज इट ओवर? चलिए डायग्राम ड्रॉ करिए. हो गया. चलिए अब नीचे लिखना कि शॉर्ट नोट अगर आ गया तो क्या लिखोगे, मतलब शॉर्ट नोट का इंट्रो. बाकी तो शॉर्ट नोट में आपको ये लिखना ही लिखना है नीचे एक्सपो, लेकिन इसके पहले इंट्रो में क्या लिखोगे अगर शॉर्ट नोट में सवाल आया तो हेडिंग देना इंट्रो फॉर शॉर्ट नोट. इंट्रो फॉर शॉर्ट नोट. लिखना यूजफुल फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. यूजफुल फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. यूजफुल फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. नंबर 2 उसके नीचे लिखना PLC is S-shaped curve. PLC is the S-shaped curve. PLC is S-shaped curve. उसके नीचे लिखना exhibits. Exhibits यानी कि projects, shows, explains, discusses, जो भी बोलो उसको, वर्ड है exhibits. Exhibits the relationship of sales with time. Exhibits the relationship of sales with time. And last one. Product passes through 4 successive stages. Product passes through 4 successive stages. जिसके आगे 1 2 3 4 लिखना. जिसके आगे 1 2 3 4 एक एक नीचे लिखना. नंबर 1 इंट्रोडक्शन. दूसरा ग्रोथ. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ. नंबर 3 मैच्योरिटी.
एंड नंबर 4 डिक्लाइन, एंड देन फिर उसके नीचे आप ये चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ये वाले चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? पीएलसी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? अरे सिंपल है ना कॉन्सेप्ट? चलिए सवाल देखते क्या है, कुछ आया है तो इस पे। देखिए स्पेसिफिक सवाल बन सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएलसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पोर्टफोलियो डायग्नोसिस। तो दो सवाल है इसके अंदर, पहले तो शॉर्ट नोट ऑन पीएलसी लिखना है एंड हाउ इट इज हेल्पिंग यू टू डायग्नोज द पोर्टफोलियो, मतलब जो आगे लिखा है वो एक्सपांशन, एक्सपांशन, सोर्स फॉर कैश एंड कॉम्बिनेशन, हार्वेस्टिंग या फिर रिट्रेंचमेंट। बात समझे? दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। शॉर्ट नोट निकली है तो पहले जो इंट्रो बोला था वो लिखना है, फिर इस पूरे इस चार्ट को एक्सप्लेन करना है एंड देन डायग्नोसिस के लिए ये लिखना है। लिख पाओगे? लिख पाओगे? होमवर्क मार्क करोगे इसको? चलो मार्क कर दो होमवर्क। आप होमवर्क कर रहे हो ना? अगर मैंने बीच में सरप्राइज एलिमेंट करके होमवर्क चेक करा और कोई होमवर्क नहीं किया ऐसा पाया गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं, बहुत गुस्सा कर दो मैं। और कोई सवाल? emphasis on product design is very high, the intensity of competition is low and the market growth rate is low in the dash dash stage of industry life cycle। अरे श्योर, वहां पे क्या होता है? कंपटीशन लो होता है, डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, मार्केट ग्रोथ रेट भी कम होता है, तो वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ सवाल? चलिए यहां तक क्लियर भाई और बहनों? एनी डाउट सो फार? तो पीएलसी पे ऐसे सवाल आने के चांसेस है। वैसे चैप्टर 2 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। चलिए अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जैसा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व। क्या नाम है? एक्सपीरियंस कर्व। अब सेम कॉन्सेप्ट आपने प्रोबेबली मैथ्स में पढ़ा होगा, स्टैट में पढ़ा होगा, या फिर आपने इकोनॉमी से पढ़ाई कि नहीं पढ़ा मुझको नहीं पता। इसका नाम था एलसीटी। हैव यू हर्ड अबाउट एलसीटी? लर्निंग कर्व थ्योरी। एलटीसी, हाँ वो इनकम टैक्स में पढ़ा होगा नालायक। एलसीटी माने लर्निंग कर्व थ्योरी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? लर्निंग कर्व थ्योरी नो? स्टैट में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, कहीं पे? वेरी गुड। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप मानोगे सही है, मैं गलत पढ़ाऊंगा तो भी बोलेंगे हाँ एकदम सही है। वेरी गुड, मेरे लिए ये एडवांटेजेस है। लर्निंग कर्व थ्योरी, सुनिए बात को, सुनिए बात को। लर्निंग कर्व थ्योरी क्या होती है? छोटा एक्सप्लेनेशन देता हूं, हो सकता है इससे क्लियर हो जाए। मान लो आप कॉस्टिंग का या कोई एफएम का कोई भी एक सम सॉल्व कर रहे हो, मान लेते कॉस्टिंग का है, लेंदी होता है ना, वो कॉस्ट शीट बनाओ, ये बनाओ, कैलकुलेशन, छोटे 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 कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते कि नहीं होते? बहुत मजा आता है। उसका नोट नीचे लिखो, 4-5 पन्ने पीछे आ जाओ, फिर वो लिखो, बहुत मजा आता है कॉस्टिंग में। अकाउंट से भी भारी मजा कॉस्टिंग में आता है। नहीं, चेहरे देख के तो नहीं लग रहा है वैसे आप, नहीं मतलब यू फाइंड अकाउंट्स वेरी इंटरेस्टिंग और कॉस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कॉस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड टफनेस में लॉ इज वेरी टफ। ओके, कंपेयर टू ऑडिट, सो ऑडिट और लॉ। चलो टफनेस मीटर चेक कर दे। ओके, मैं सवाल पूछना जवाब देंगे। अकाउंट्स और कॉस्टिंग, टफनेस में अकाउंट्स और कॉस्टिंग, अकाउंट्स और टैक्स, टैक्स और एफएम, टफनेस में टैक्स और लॉ, टैक्स और टैक्स और असेम, टैक्स और ऑडिट, टैक्स और ऑडिट,
टफनेस में कितने बोले टैक्स टफ है, टफ टफ ऑडिट से टफ, कितने बोले ऑडिट टफ है, ऑडिट अच्छा तो ऑडिट इजी है। एज ऑडिट ऑडिट हम कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं, जो सब्जेक्ट इजी इजी वाले वो मेरे पास दिए हुए, बोले कि उसको कुछ नहीं आता ये तो पढ़ा ले, तो इसलिए वो सब्जेक्ट मेरे पास दे। तो ऑडिट सिंपल सब्जेक्ट है, डू नॉट थिंक दैट इट इज वेरी टफ सब्जेक्ट, एकदम ईजी है, एकदम easy, कोई डिफिकल्टी नहीं, बस आप अपने नींद को संभाल लो। अगर आपने अपनी नींद को संभाल लिया तो इससे सिंपल सब्जेक्ट कोई इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अभी टाई हो गया टैक्स और ऑडिट के बीच। कॉस्टिंग का सम लंबे लंबे सम होते हैं, प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जामिनेशन में कॉस्टिंग का सम 2-3 पन्नों में आ जाए। सीए फाइनल में हमको कॉस्टिंग के सम 2-3 पन्ने में एक ही सम होता है, एक पन्ना पढ़ करके दूसरा पन्ना तीसरे पन्ने में जाकर के समझ नहीं आता पहले पन्ने पे क्या पढ़ा, तो वी हैव टू अगेन कम बैक टू द। लेकिन अभी तो सारे अकाउंट्स भी और कॉस्टिंग भी पूरे थ्योरेटिकली कर दिए, मतलब प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग का जो पोर्शन है वो बड़ा ही कम कर दिया है, पूरा आपको थ्योरी लिखना है। थ्योरी लिखना है मतलब कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्लेरिकल चीजें आपके साथ सिलेबस में नहीं रही है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी क्लर्क्स, यू आर गोइंग टू बी कंसल्टेंट्स, और कंसल्टेंट को निचोड़ पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्लेरिकल काम तो आपका स्टाफ संभाल लेगा। इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में बहुत ही अच्छी बात करी, अब अकाउंट्स में जाके देखिएगा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ थ्योरी है, एक हाथ दूसरे टॉपिक है जो प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसमें आपको तो नंबर क्रंचिंग वगैरह होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा थ्योरेटिकली ये है तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा वगैरह वगैरह। सिमिलर लाइन पे आपको जब फाइनल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट आएगा तो उसमें पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी लिखना है कि टैक्सेबल है कि नहीं बताओ, बाकी कितना टैक्स है वो तुम्हारा स्टाफ कर लेगा, तुमको बताना टैक्सेबल है कि नहीं, कैलकुलेशन कैसे करने वो बताना है, कैलकुलेशन तुम्हारा स्टाफ कर लेगा, ये सोच है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ये एक्सपेक्टेशंस है। आपने अकाउंट्स के सारे सम टैली कर दिए, दैट डज नॉट मीन दैट डज नॉट गारंटी यू दैट यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने वो सम टैली कैसे किया, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जैसे ऑडिट आपको करना नहीं है, ऑडिट करवाना है लोगों से, लेकिन ऑडिट करते कैसे वो पता करना जरूरी, करना तो आपके स्टाफ को ही है, समझे नहीं समझे, पैसे कमाने दो। इसलिए थ्योरेटिकल बेस, नॉलेज बेस सिलेबस ड्राफ्टिंग इस बार नए सिलेबस में हुआ है, एंड दैट इज रियली अप्रिशिएबल थिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, अच्छी बात। कॉस्टिंग की बात कर रहा था मैं, एक सम है जो बड़ा ही डिफिकल्ट सम है, मान लो कॉस्टिंग का मटेरियल टॉपिक है, एकदम डिफिकल्ट सम है, वो आप पहली बार सॉल्व करोगे, इमेजिन उसको सॉल्व करने में 35 मिनट लगते, कितने 35 मिनट लगते एक सम सॉल्व करने में। अब सेकेंड टाइम जब सॉल्व करोगे वही सम, यू नो द आंसर, यू नो द कैलकुलेशन, यू नो द व्हाट यू कैन से द नहीं वो नोट्स बनाते ना, क्या बनाते हैं बोलते, नोट ही बोलते ना, वर्किंग नोट्स जिसको बोलते, तो यू नो द वर्किंग नोट्स, विच वर्किंग नोट्स टू बी मेड, व्हाट कैलकुलेशन, विच फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज, यू नो दैट। तो सेकेंड टाइम आपको थोड़ा कम समय लगेगा कि ज्यादा लगेगा, ज्यादा लग रहा है तो पोगो देखो नालायक को, you know the solution, you have already solved it, and now you are getting 50 minutes to solve the exact sum which you have solved in 35 minutes. तो फिर सीन क्या है, ये अपने बस का नहीं है, हम जाकर के क्या देखेंगे पोगो। तो 35 मिनट्स से प्रोबेबली यू विल टेक 5 मिनट्स लेस, क्योंकि आपको पता है धड़ा 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 सॉल्व कर लोगे। अच्छा वही सम थर्ड टाइम सॉल्व करोगे, समय और कम होगा कि ज्यादा, या फिर उतना ही रहेगा, और कम लगेगा। अच्छा फोर्थ टाइम सॉल्व कर रहे हो, और कम लगेगा। अच्छा फिफ्थ टाइम सॉल्व कर रहे हो, सिक्स टाइम, अभी तो आप प्रॉब्लम पढ़ोगे ही नहीं, डायरेक्ट लिखना शुरू करोगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था सीए फाइनल में, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बहुत ही डिफिकल्ट आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स करके एक आता है, देखो A16 15 A15, मतलब इतना उसको पढ़ोगे ना आपको घंटा कुछ नहीं समझेगा, प्रोबेबली बनाने वाले को भी नहीं पता है वो क्या है, सेम कॉपी पेस्ट है कहीं से, तो एज पर द इंटरनेशनल गैप सेम कॉपी पेस्ट है, यही करो कैलकुलेशन। तो हमारे सर ने पढ़ाने के टाइम पे प्रोबेबली स्वरूप सर ने भी आपको यही कहा होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है,
हमारे जो सर थे फाइनल के, उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, आपको कितना समझेगा मुझको नहीं पता। सर को तो आता था, ऐसे नहीं कि सर को नहीं आता, सर को आता था, लेकिन कितना आप उसको ले सकते हो वो नहीं पता। तो सर ने सिखाया, सर ने जैसे कहा था ले नहीं पाया मैं उतना ज़्यादा। तो फिर जब घर पे पढ़ाई कर रहा था मैं, बोला कि अभी क्या करें इसका, तो व्हाट आई डिड, उसके प्रोबेबल क्वेश्चंस कितने वो निकाले, 4-5 ही क्वेश्चन थे जो हमेशा रिपीट होते थे, वही सब, उसके अलावा और कुछ नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस होते थे। तो वो तो हमको भी उतना तो करते आना चाहिए, अदरवाइज पोको का सीन है अपना। लेकिन बेस तो पता है कि क्या है क्या नहीं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है। तो मैंने क्या करा, उसके स्टेप्स, 4 सम्स के स्टेप्स याद कर लिए, रख लिए पूरे, कि अगर ये सम दिखेगा, और उसमें क्या फॉर्मेट बेस ही होता है, क्वेश्चन भी फॉर्मेट बेस होते हैं, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप जो क्लास नोट्स में पढ़ रहे हो ना, उसी फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता है, पहले जो लिखा वही आएगा, सेकेंड लाइन पे जो लिखना है वही लिख के आएगा, बस आपके नंबर चेंज हो गए, यही होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो मैंने क्या कर लिया, सम दिमाग में रट लिए, उसके सॉल्यूशन रट लिए, क्या चल रहा है कैलकुलेशन में मुझको नहीं पता, कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ रहा है, स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे, और मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है कि ये आएगा तो ये करना है, बस 100 बार इस लिख लिया मैंने, पूरे रट लिए, मेरे को और कुछ नहीं था, वो तो जरूर आता है, भगवान से ये दुआ करता बस इसमें से कुछ तो आ जाए, और एग्जामिनेशन में आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को नहीं पता सही था गलत था, स्टेप 1 धड़ाधड़ सॉल्व कर लिया आंसर। और नसीब अच्छा था कि उसके नंबर भी सेम आए थे, जो आरटीवी में सवाल आया था वो सेम सिमिलर, उसके नंबर भी चेंज नहीं हुए थे, तो आंसर पॉइंट के साथ सही था, पॉइंट के साथ सही। घर पे आके देखा आरटीवी में पॉइंट, वही आंसर याद किया मैंने। वैसे तो मैं घर पे आकर के कभी चेक नहीं करता था कि मेरा सही है गलत है, लेकिन वो याद करके आ गया, बोला कि एक तो रट के गए, कैलकुलेशन क्या क्या समझ ही नहीं आया मेरे को, लेकिन आंसर सही है कि नहीं, रेटिव क्रॉस वेरीफाई करना होगा। घर पे आया, चेक किया, आंसर बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट, 2 डिजिट तक आंसर सही था। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, 2 डिजिट तक सही था, और इंस्टीट्यूट भी 2 डिजिट तक एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में वगैरह प्रोबेबल 3 या 4 डिजिट तक हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या सही था आंसर। तो फॉर्मेट बेस्ड होता है सब, क्वेश्चन तो देखोगे नहीं आप, 5th टाइम सॉल्व करो, 6th टाइम सॉल्व करो, यू नो अदर नंबर्स हाउ टू सॉल्व इट। 7th टाइम सॉल्व करोगे तो क्या और समय कम होगा, 8th टाइम, 9th टाइम, 10th टाइम, 11th टाइम, 12th टाइम, सैचुरेशन आएगा लेकिन समय कम होएगा ना, और एक लेवल आएगा कि आप उस सम को 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे। अब इससे कम समय नहीं लग सकता है, बट 35 मिनट जो ओरिजिनली लगते थे उससे 20 मिनट कम कर दिया आपने। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर सम, कोई और सम होगा तो समय लगेगा। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। As you get more experience in a particular thing, the time and resources required for that thing will get reduced as the number of unit production increases. एक ही चीज को करने में, एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में आप ज्यादा समय लगाते हो, मतलब वही प्रोडक्ट आप बार बारी वही प्रोडक्शन करते हो, तो एज द टाइम पासेस you will earn the experience in that, and when you earn the experience, automatically the resources for manufacturing that product or doing that product will also get reduced. यही कहता है एक्सपीरियंस का, बात खत्म, सिंपल है। तो इट इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व, LCT एग्जाम में सवाल शॉर्ट नोट को आएगा तो लिखोगे सिमिलर टू लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व थ्योरी मतलब कि एज यू डू सिमिलर थिंग, एज यू लर्न टू डू सिमिलर थिंग, the resources will get reduced. learning curve, resources reduce होता है जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता है। these are the resources, this is the time, टाइम होले होले कम हो रहा है, रिसोर्सेज भी क्या हो रहा है बोलो, होले होले कम हो रहा है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ये तो बता रहा था ना मैं, रिसोर्सेज कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा, आपके वेस्टेजेस कम होंगे, बिकॉज अभी आपका एक्सपीरियंस है उसके अंदर। जैसे वो पॉटर जो होता है, पॉटर पॉट्स बनाता है, तो इनिशियली जब वो पॉट बनाना सीखेगा तो क्या होगा, थोड़े बहुत वेस्टेजेस होंगे, थोड़ा बहुत मटेरियल ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे वो आगे आगे सिमिलर पॉट बनाएगा तो वेस्टेज कम होगा, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सेम
प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ेगा। तो शॉर्ट नोट में ये लिखना है, पहला सिमिलर टू लर्निंग कर्व थ्योरी, नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, लार्जर एंटिटीज हैज लोअर कॉस्ट पर यूनिट कंपेयर टू द स्मॉलर एंटिटीज, बिकॉज ये लर्निंग कर्व अपनाना किसको पॉसिबल है, लार्जर एंटिटी, बिकॉज वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उनका पर यूनिट कम है कंपेयर टू द स्मॉलर एंटिटीज। एंड लास्ट वन, इट इज अचीव्ड बाय व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो वही बात कर रहे हैं, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट कम, कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग इफेक्ट, स्पेसिफिकली लर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आपका लर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके अंदर क्वालिटी भी बढ़ेगी। बस हो गया, लर्निंग का भी इतना ही है, इतना सिंपल है। इसमें शॉर्ट नोट ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, एकदम वाहियात कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का चांस ही नहीं है, बनाएगा तो इंश्योर से नलायक कोई नहीं है दूसरा, बिकॉज इस टॉपिक में पूछने लायक इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें है और तुम इसमें प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हो, तो कितना भद्दा दिमाग है तुम्हारा। अभी हम चैप्टर में आगे बढ़े भी नहीं है, देखोगे आप कितने भारी भारी कॉन्सेप्ट है इसमें। इस पे नहीं, इसमें आएगा शॉर्ट नोट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। लर्निंग कब थे, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हो सकता है प्रैक्टिकल सवाल बना ले, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। हाँ जी, तो बताएंगे व्हाट इज लर्निंग कर्व थ्योरी, बताएंगे सिमिलर टू, सॉरी व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व, सिमिलर टू, क्या बोलते हैं इसमें, कॉस्ट पर यूनिट कम, कौन से एंटिटीज को पॉसिबल है, लार्जर देन दी स्मॉलर, एंड इट इज अचीव्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग इफेक्ट्स। बस हो गया, और क्या लिखना है इसके अंदर, लिख पाओगे? चलो एक काम करना, इसको लिखो फिर हम लोग बुक से कनेक्ट कर लेंगे। शांति से लिखना, कोई घाई गड़बड़ नहीं, निवांत लिखो। लर्निंग कर्व थ्योरी आपके बुक में किधर है, तो वहां पे चार्ट दिया होगा, डायग्राम दिया होगा, उसको कॉपी पेस्ट करो।
इस डायग्राम को आप कॉपी करिएगा। कर लिया? देखिए क्या लिखा एक्सपीरियंस कर्व में, इट इज अकिन टू, अकिन यानी कि अकिन मतलब सिमिलर, सिमिलर टू लर्निंग कर्व, जो हमने पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है एक्सप्लेन दैट एफिशिएंसी इंक्रीजेस थ्रू द रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। एक ही प्रोडक्टिव वर्क अगर आप बार बार करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेनन दैट इज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस एज द फर्म एक्यूमुलेट द एक्सपीरियंस और द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, जो हमने लिखा है बुक में, नोटबुक में लिखा है ये बात। यस, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो, वी लर्न एज वी ग्रो। The implication is that larger firm industry would tend to have a lower per unit cost compared to the smaller, larger firm lower cost per unit compared to the smaller. Experience का result from the variety of factor, that is a learning curve, economies of scale, technology improvements, and it has a following features. Okay, features क्या features है उसके? Number 1, business organization grow, they gain the एक्सपीरियंस। जैसे ग्रो करेंगे वैसे एक्सपीरियंस भी गेन होगा। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन। एक्सपीरियंस इज द की बैरियर टू एंट्री। फीचर्स याद रखना है, फीचर्स हमको लिखने हैं नीचे अभी। एंड लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट। ओके, तो नीचे जहां पे आपने लिखा है भी उसके नीचे लिखना की फीचर्स, नोटबुक में लिखो की फीचर्स और लिखना फीचर्स ओनली। फीचर्स, पहला फीचर क्या होगा? एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। नंबर 2, एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री। Experience is the key barrier to entry. And number 3, large and successful organization, large and successful organization has stronger experience effect, has stronger experience effect. Large and successful organization has stronger experience effect. क्लियर है? नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इज रेलेवेंट फॉर द नंबर ऑफ एरियाज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, एक्सपीरियंस कर्व इज कंसिडर्ड अ बैरियर फॉर न्यू फर्म्स, वो तो हमने लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड अ मार्केट शेयर एंड डिस्करेज द कॉम्पिटिशन। यस, मैं मार्केट शेयर को बढ़ाऊंगा बाय हैविंग मोर एक्सपीरियंस कर्व और लोगों को आने से रोकूंगा। इन अ कंटेम्पररी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द एक्सपीरियंस कर्व फेनोमेनन सीम्स टू बी वर्किंग विद द मारुति सुजुकी। The likely strategic choices for competitor can be market niche approach or segmentation based on demography और geography। मतलब वो क्या करते हैं, डेमोग्राफी ज्योग्राफी के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उसके अंदर लर्निंग का इफेक्ट लेके आते हैं और अपना कॉस्ट पर यूनिट कम करते रहते हैं। जैसे आपको पता है कि मारुति सुजुकी का मार्केट में जो व्हीकल का प्राइस है वो सबसे कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट्स वेयर दे कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट पर यूनिट। तो एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने किसका दिया इसके अंदर? मारुति सुजुकी। तो लिखना एग्जांपल मारुति सुजुकी। एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जेपला जेपला का देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, एग्जाम में मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बस एक ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। रेलेवेंस कैसे रेलेवेंस लिखोगे? अभी जो अभी लास्ट पैराग्राफ ने पढ़ा ना उसको लिखना है। क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर?
लास्ट पैराग्राफ जो हमें पढ़ा ना हमने कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नंबर ऑफ एरियाज में वो रेलेवेंट है, जैसे कि वो नए एंट्रेंस को रोकेगा, मार्केट शेयर बढ़ाएगा, अगेन डिस्करेज कंपटीशन करेगा। बस यही है, 2-3 पॉइंट। क्या क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस कमिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? ये बहुत सारे एरिया में काम करता है। नंबर 2, नए एंट्रेंस को रोकता है। नंबर 3, मार्केट शेयर को बिल्ड करेगा और कंपटीशन को डिस्करेज करेगा। यही रेलेवेंस है। ओके, लग गया? एक काम करो, और जो आप फीचर लिखा ना, फीचर के नीचे ये भी लिखो, ताकि अगर सवाल बन जाए तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन। नीचे लिखना रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब एक्सपीरियंस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नंबर 1 लिखना रेलेवेंट इन नंबर ऑफ एरियाज। पहला रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस इन नंबर ऑफ एरियाज। वाह, क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस इन नंबर ऑफ एरियाज। नंबर 2, बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स। नंबर 2, बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स। नंबर 2, बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स। नंबर 3, built market share. Number 3, built market share. And number 4, discourage competition. And number 4, discourage the competition. Number 3, build market share. And number 4, discourage competition. Clear? क्वेश्चन को होमवर्क मार्क करोगे? मार्क करेजो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क मार्क करना है। चलिए, सो रुक जाते इधर ही आज के लेक्चर के लिए। एसएम के मिलते हैं कल। हैव अ ब्रेक। रिज्यूम करेंगे हम लोग 1:45। हाँ जी, मिनिमम 3 घंटे का तो होगा ही होगा। 3:30 कहाँ बोल रहा हूँ मैं? 4:30। अब समझ लो आप क्या होगा।